क्वेश्चन नंबर 1 पोल में आंसर कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस? कौन सी एक प्रक्रिया संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? संज्ञानात्मक प्रक्रिया यानी मानसिक क्षमताओं से संबंधित, मेंटल स्किल्स से संबंधित, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज से संबंधित। कॉग्निशन हमें पता है ना, संज्ञान, सोचने, समझने, सीखने, कल्पना करने, याद रखने, परसेप्शन क्रिएट करने, ये सारी चीजें, क्रिएटिविटी, ये सब कॉग्निशन से ही संबंधित है। ठीक है बात। तो कौन सी प्रोसेस को हम कॉग्निटिव प्रोसेस कहेंगे, यानी कि मेंटल स्किल से संबंधित कौन सी प्रोसेस इन 4 ऑप्शंस में से होगी? बताइए। प्लेइंग, ये कॉग्निटिव नहीं है, फिजिकल प्रोसेस है, ये तो शारीरिक प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें दिमाग कम, फिजिकल एस्पेक्ट्स आपके ज्यादा इन्वॉल्व हैं। ऐसा तो है नहीं कि दिमाग बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होगा, वो तो भाई फिजिकल जो जितने भी विकास के प्रकार हैं वो सब आपस में जुड़े हुए हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं। जब आप गेम खेल रहे हैं तो आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना। लेकिन जो मेजर एस्पेक्ट है वो आपका फिजिकल एस्पेक्ट है खेलते समय। रेट्रोग्रेड एक्शंस यानी प्रतिगामी क्रियाएं या फिर रिवर्सिबल एक्शंस, इसमें भी दिमाग का कोई प्रयोग नहीं है। फिर है थिंकिंग, हाँ ये मेंटल प्रोसेस है, ये संज्ञान का पार्ट है। रनिंग अगेन एक फिजिकल प्रोसेस हो गई। तो सोचना जो है, चिंतन करना, वो किसका? संज्ञान का पार्ट है। ऐसी और कितनी चीजें हैं वो भी लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉग्निशन से एक क्वेश्चन 100% आता है आजकल। कॉग्निटिव स्किल्स या कॉग्निशन क्या है, तो हम कहेंगे मानसिक क्षमताओं से जुड़ी हुई बात कॉग्निटिव स्किल्स में आएगी या कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएगी। ठीक है, कॉग्निशन मतलब संज्ञान, जिसमें आपकी थिंकिंग, जितनी भी दिमाग से जो भी चीज कर रहे हैं आप, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, आपका बौद्धिक विकास, वो सब यहीं आएगा। थिंकिंग हुआ, रीजनिंग, थिंकिंग मतलब चिंतन, सोचना, जो भी काम आप दिमाग से करते हैं। रीजनिंग यानी कि तर्क करना, है ना। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं इमेजिनेशन, आप कल्पना भी दिमाग से ही करेंगे। ठीक है, परसेप्शन, जो आपके 5 सेंसेस हैं उनसे इंप्रेशन ब्रेन में क्रिएट होगा, उसको हम परसेप्शन कह रहे हैं। ठीक है, मेमोरी आपकी, है ना। क्रिएटिविटी, सैकड़ों चीजें हैं, आप खुद भी लिख सकते हैं कमेंट्स में क्या क्या आएगा इसके अंदर। नंबर है आपका 2, देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 2 सेज द नॉर्मल 12-year-old चाइल्ड इज मोस्ट लाइकली टू, यानी जो सामान्य 12 साल का बच्चा होगा, अधिक संभावना है कि वो किससे, कौन सी एक्टिविटी करेगा। 12 साल का बच्चा, ये आपको यहाँ पे देख के पहचानना है कि 12 साल के बच्चे की जो एक्टिविटी है वो किस तरफ ज्यादा एसोसिएटेड होगी इन 4 ऑप्शंस में से। तो 12-year-old चाइल्ड हैव डिफिकल्टी विद ग्रॉस मोटर कोऑर्डिनेशन, यानी सकल मोटर नहीं कहेंगे इसको, कहेंगे स्थूल गतिक कौशलों में, यानी दौड़ने में, भागने में, चलने में, साइकिल चलाने में, इन सब में दिक्कत होगी। नहीं, 12 साल का बच्चा तो ये सब चीजें करने लगेगा, तो ये तो गड़बड़ है। हैव एंजाइटी फीलिंग्स अबाउट प्लीजिंग अडल्ट्स, ऐसा नहीं है कि एंशियस फील करेगा कि भाई दूसरों को खुश नहीं कर पा रहा, है ना। अगर आप गुड बॉय गुड गर्ल से भी जोड़ेंगे तब भी वो 12 साल से पहले की बात है। ठीक, अगर हम बात करें कन्फाइन हिज और हर इंटरेस्ट टू हियर एंड नाउ, यानी अपने हितों को यहां और अभी तक सीमित करना कि सिर्फ जो है अभी है, नहीं ऐसा नहीं है, वो फ्यूचर के बारे में भी सोच पाता है, कल्पना कर पाता है। ठीक, तो आंसर क्या है? 60% लोग सही दे रहे हैं। बी ईगर फॉर पीयर अप्रूवल, सहकर्मी अनुमोदन के लिए उत्सुक रहेगा। क्यों? क्योंकि अब आ चुका है एडोलेसेंस, यानी किशोरावस्था, और 7 से 11 में भी पीयर्स का पूरा प्रभाव है, क्योंकि वो भी गैंग एज है। ये है एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था। यहाँ तो पीयर ग्रुप सर चढ़ के बोलता है, मतलब उसको बाइक भी वही चाहिए जो उसके दोस्तों के पास है, जो उसके दोस्त कहें वो सही है ना, तो उत्सुक रहेगा। थोड़ा सा ट्रांसलेशन आज गड़बड़ है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस तरह के क्वेश्चंस जो स्ट्रेट अवे पूछे जाते हैं और जो घुमा करके या ज्यादा कॉन्सेप्ट्स भारी भारी लगा करके लेंदी पूछे जाते हैं, दोनों का मिश्रण लेके चलना पड़ेगा। कभी ऐसे क्वेश्चंस, कभी वैसे क्वेश्चंस, मिक्स एंड मैच करके आपकी पेडागोजी की तैयारी यहां से ढंग से हो जाएगी। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 सेज Which of the following is not a component? Not लिखा है, not a component of 3-dimensional theory of Guilford. जेपी गिलफर्ड की थियरी, एक दिन मैंने आपको वो चार्ट बना के भी समझाया था। 3-dimensional या फिर SOI, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस बोलते हैं इसको। और इसमें क्या है? 3 डायमेंशंस होती हैं। क्या है? 3 डायमेंशंस हैं। 3D है ये, ठीक है, 3 आयामी है। ठीक, CPO से याद कराया है आपको बैचेस में भी, अगर आप हैं या यूट्यूब पे भी आपने पुराने वीडियोस भी अगर देखे हैं। CPO या PCO से भी करना है तो PCO से कर लो, बट CPO सही सीक्वेंस है इसको याद रखने का। C फॉर कंटेंट्स, P फॉर प्रोडक्ट्स, O फॉर ऑपरेशंस, एबिलिटीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ गिलफर्ड्स थियरी। तो आंसर क्या हुआ? आंसर क्या होगा? जो पार्ट नहीं है एबिलिटीज। तो सही उत्तर क्या है? बी ऑप्शन, है ना, कि गिलफर्ड के सिद्धांत का कौन सा एक घटक नहीं है, तो क्षमताएं नहीं है। ऑपरेशंस है, संचालन है,
उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स है, कंटेंट्स यानी सामग्री है। 3 एस्पेक्ट हैं और इन 3 एस्पेक्ट में CPO, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 6 × 5 × 6 ऐसा ही कुछ बनता है ना, 6 5 जो 30 और 36 जो 180। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 180 आज की डेट में, पहले 150 हुआ करते थे। तो ये इनकी थियोरी के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। इनके अंदर भी फिर चीजें होती हैं बट वो मैटर नहीं करती, इतना ही आपसे जनरली पूछता है। आगे बढ़ेंगे भाई, इतनी जल्दी पोल क्यों गायब कर दिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, एन इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिस इज, एक प्रभावशाली स्कूल अभ्यास है, यानी स्कूल में कौन सा एक कार्य जो है वो प्रभावशाली माना जाएगा, इफेक्टिव माना जाएगा। देखिएगा एक बार, तो ऑप्शन ए है कॉन्टिन्यूस कंपैरेटिव इवैल्यूएशन, यानी उस प्रैक्टिस को, उस एक्शन को हम स्कूल में अच्छा मानेंगे जहां पे बच्चों को आपस में हम कंपेयर कर रहे हैं लगातार। बच्चों को आपस में कंपेयर नहीं करना होता, नहीं करना होता, नहीं करना होता, बिल्कुल कान पकड़ लीजिए। बच्चों को कंपेयर नहीं करना, बच्चों को कंपेयर अगर करना है तो उसी की प्रीवियस परफॉर्मेंस से करना है कि हिमांशी 1 साल पहले तो आप ऐसे करते थे या ये डिस्कशन करते थे, आज ये है तो कल से आपकी राइटिंग जो है इंप्रूव हुई है आज, है ना, या कल से और बदतर हो गए हैं। मतलब इन शब्दों में तो नहीं, बट आप बच्चे को बच्चे खुद की ही परफॉर्मेंस से कंपेयर करेंगे, किसी और से नहीं, तो कंपैरेटिव इवैल्यूएशन विल नॉट वर्क, ठीक है। तो ये तो हटा देंगे। फिर आता है कॉर्पोरल पनिशमेंट। ये RTE ने बिल्कुल साफ मना कर रखा है, बच्चों को मुर्गा मुर्गी नहीं बनाना, शारीरिक दंड आप नहीं दे सकते, इवन मानसिक भी किसी भी तरह से नहीं दे सकते, राइट। फिर आती है बात आपकी कॉम्पिटिटिव क्लासरूम, यानी सब एक दूसरे का सर फोड़ने को तैयार है ना, मुझे इससे आगे निकलना है, उससे आगे निकलना है, नहीं है ठीक, इसको अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानेंगे। इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग इज द बेस्ट थिंग, यहाँ व्यक्तिगत शिक्षा या हम कहेंगे इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान की भी जब हम बात करते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड मतलब इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग आपने अपना प्लान बनाया है, इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग आपने प्लान किया है कि बच्चों को कैसे सिखाना है, क्लियर है। 49% लोग सही दे रहे हैं। तो इंडिविजुअलाइज्ड का मतलब है इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग आप प्लान तैयार करते हैं। IEP यहीं से आया है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान्स बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशल बच्चों के लिए जो है उनके लिए भी जरूरी है और हर बच्चे के लिए एक तरह से जरूरी ही है, ठीक है, क्लियर है। आज हिंदी में बैंड बज गया हमारे टाइपिस्ट जी ने, कोई बुलंदशहर का नाम ले रहा है, बुलंदशहर वाली मैम की जय हो। अच्छा राहुल, ठीक है जी, आपकी हिंदी की राइटिंग बहुत इंप्रूव हुई है। आसिफ आंसू आ जाता है मेरे ये सुनती हूँ तो, है ना। चलो आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। 52% लोग डी आंसर कर रहे हैं। आज लेंदी नहीं क्वेश्चन बट अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, लास्ट तक आते आते और अच्छे हो जाएंगे, आज कुछ आपको नया भी सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है द टर्म कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इंप्लाइज, कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव हम सबने सुना है, CBSE ने लागू किया था। आपका कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव बोले तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। तो व्यापक जो शब्द है इसमें, कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक, इसका क्या मतलब है? व्यापक का मतलब है यहां इन ऑल एस्पेक्ट्स, इन ऑल एस्पेक्ट्स, या होलिस्टिक, होलिस्टिकली आप बच्चे को असिस्ट कर पाए कि उसका जो सर्वांगीण विकास है वो हो रहा है या नहीं, सिर्फ पेन पेपर ही नहीं, उसके अलावा भी बाकी एक्टिविटीज में भी, यानी स्कोलास्टिक ही नहीं, स्कोलास्टिक बोलते हैं शैक्षिक पक्ष पेन पेपर वाला, को स्कोलास्टिक बोलते हैं सह शैक्षिक बाकी एक्टिविटीज, दोनों को जोड़ करके कॉम्प्रिहेंसिव बनता है ना। तो इवैल्यूएशन कंडक्टेड एट सेवरल पॉइंट्स ऑफ टाइम, बार बार कंडक्टिंग नहीं, ये नहीं है। ग्रुप टीचर्स, ऐसा भी कुछ नहीं है। स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक, ये बात बिल्कुल सही है। सेवरल टेस्ट फॉर लॉन्ग आवर्स, ऐसा भी नहीं है। छात्र के विकास के शैक्षिक और सह शैक्षिक पहलुओं का मूल्यांकन कॉम्प्रिहेंसिव कहलाएगा। व्यापक का मतलब क्या है? जिसमें सभी पक्षों, सतत का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूस आप बार बार लेते रहेंगे, जो टेस्ट है आपका, जैसे जैसे शिक्षा चलेगी वैसे वैसे आप आकलन भी करते रहेंगे। बट यहां कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड जो है उसका मतलब है व्यापक, यानी शैक्षिक और सह शैक्षिक, पेन पेपर भी और बाकी एक्टिविटीज भी, दोनों तरह से असेस करेंगे बच्चे को। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 6, देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, अ प्रोविजन फॉर एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज कैन बी मेड, यानी दिव्यांग बच्चे, इसको ठीक कर लीजिएगा, ये ट्रांसलेशन में दिक्कत है। दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया जा सकता है। देखिए कैसे इंटीग्रेट करके, क्या करें, खो गई मैं। देखो एक बार इधर आओ, अगर हम बात करें यहाँ, है ना, मतलब छोड़ो यार, मैं इतनी खतरनाक बात बोलने वाली थी, बाद में बोलूंगी कभी। आप प्रोविजन, ऐसा फील आता है कि मतलब अपने बच्चे नहीं होते इंसान के, मैं फील तो हो नहीं सकता क्योंकि हुए नहीं कभी, बट या है भी नहीं, बट वैसे ही वाला फील आता है, मतलब इतना बड़ा बड़ा सा फील होता है जब आप लोग ऐसी बातें लिखते हो। खैर आ जाओ इधर। अ प्रोविजन फॉर एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज कैन बी मेड, यानी एजुकेशन में प्रोविजन
CWSN कैटेगरी के लिए, यानी वो बच्चे जिनको कोई भी एक दिव्यांगता है ना। मतलब सच में इतने दिल से निकलती है ना बात, मतलब मुझे फील होता है कई बार कि कितना डीप चली गई मैं इतने मन से कभी खुद भी प्रार्थना की है कहीं पे। देखो एक बार, आप प्रोविजन फॉर एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज कैन बी मेड थ्रू इंटीग्रेशन। देखो इंटीग्रेशन से बेहतर होता है इंक्लूजन। इंटीग्रेशन होता है सिर्फ आपने एडमिशन कर लिया, एकीकरण से अच्छा है समावेशन। ठीक है जी। बाय इंक्लूडिंग द मेन स्ट्रीम, सिर्फ मेन स्ट्रीम में शामिल कर लेना नहीं, थ्रू इंक्लूसिव एजुकेशन, ये बात सही है। एजुकेशन फॉर ऑल, इंक्लूसिव सबसे अच्छी है, चाहे वो मेन स्ट्रीम हो चाहे इंटीग्रेशन हो, सबसे बेहतर है इंक्लूसिव, क्योंकि ये एजुकेशन फॉर ऑल की बात करेगा बच्चों की नीड्स को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। समावेशी शिक्षा, सीटेट में तो 5 नंबर का आता भी है, बाकी हर जगह ये क्वेश्चन आता है ये समावेशी शिक्षा से। तो समावेशी शिक्षा के माध्यम से हम दिव्यांग बच्चों को, हर प्रकार का बच्चा जो भी जिसकी भी डिफरेंट नीड्स हैं उनको हम शामिल करेंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते नहीं हैं, भूल जाते हैं। 4500 लोग देख रहे हैं, 1700 लोगों ने लाइक किया है ऐसे कैसे चलेगा भैया और दीदी। देखो क्वेश्चन नंबर 7, देख लो आजकल मूड अच्छा चल रहा है मेरा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, मेहनत की जा रही है इस पे, ऐसे नहीं हो रहा। अच्छा, हर चीज पे मेहनत करने की जरूरत है आज की डेट में। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, व्हाट हैज बीन कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग बिहेवियर बाय ट्रेनिंग, यानी किस चीज को एक प्रक्रिया के रूप में माना जाएगा व्यवहार सही करने की, बिहेवियर मॉडिफिकेशन की ट्रेनिंग के द्वारा, प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार को ठीक करने की प्रक्रिया के रूप में क्या माना गया है। इसको टीचिंग कहेंगे, लर्निंग कहेंगे, मोटिवेशन कहेंगे या इंस्ट्रक्शंस कहेंगे। व्हाट डू यू से? मोटिवेशन यार ऐसा थोड़ी है कि ठीक करना व्यवहार को मोटिवेशन होता है। एक बार कोई मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर यहाँ हो सकता था, बट यहाँ पे लिखा हुआ है करेक्टिंग बिहेवियर, करेक्ट करना, तो स्पेसिफिकली जो उत्तर है वो जाएगा इंस्ट्रक्शन की तरफ। किसकी तरफ? निर्देश की तरफ। इंस्ट्रक्शन में यही तो होता है ना, आप इंस्ट्रक्ट करते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो डी शुड बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। टीचिंग में हमेशा करेक्शन नहीं होता, एक्सप्रेशन भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स इफेक्टिवली, यानी कौन सा एरिया इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अनुसार, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है एजुकेशनल प्रोग्राम्स को प्रॉपरली इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज कराने के लिए। यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, उसके किस क्षेत्र को सबसे ज्यादा ध्यान में रखा जाना चाहिए जब आप कोई भी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, एजुकेशनल ऑर्गेनाइज करा रहे हैं एजुकेशनल एक्टिविटी। ठीक है, इतने महान लोगों अभी भी लाइक शेयर कर नहीं रहे हो हैं, एक बार मेरे को रिफ्रेश करने दो, ये अटक क्यों गया। फिजिकल फीचर्स अलॉन्ग विद मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स अलॉन्ग विद फिजिकल फीचर्स, सोशियो इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स या सोशियो इमोशनल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, बताइए बताइए बताइए। तो शुड बी द डी ऑप्शन, है ना, सोशियो इमोशनल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल फीचर्स यहाँ पे वो नहीं है कि क्या शारीरिक विशेषताएं क्या हैं, है ना, कितनी हाइट है, कितना क्या है, सुंदर दिखते हो नहीं दिखते हो, वो नहीं। तो सोशियो इमोशनल, एक तो सामाजिक और भावनात्मक रूप से बच्चे की क्या स्थिति है, कितना अलग है वो, और मानसिक रूप से किस तरह से अलग है। तो ज्यादा बेहतर डी है, कंसिडर करने को बोर्ड्स ए भी कर सकते हैं, बट ज्यादा बेहतर डी ऑप्शन है। डी के साथ हम जाएंगे जाएंगे जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, A purposeful assessment should have the following characteristics. एक उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। Purposeful assessment should have the following characteristics, यानी अगर एक purposeful यानी उद्देश्यपूर्ण, एक प्रॉपर जिसका एक उद्देश्य है उसके लिए असेसमेंट हुआ है। ए हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ए, बट ए सिर्फ फिजिकल फीचर्स और मेंटल फीचर्स, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, इनके अलावा सोशियो इमोशनल फैक्टर्स भी बहुत महत्व रखते हैं। ठीक है, तो उसमें मैं ये नहीं कह रही कि ए नहीं हो सकता लास्ट ऑप्शन में, इट डिपेंड्स बोर्ड क्या कंसिडर करता है। देखिए, a purposeful assessment should have the following characteristics. It enhances fear and stress among the students. भाई पर्पसफुल अगर होगा तो डर थोड़ा ना, डर के लिए थोड़ा ना, स्ट्रेस के लिए थोड़ा ना असेसमेंट या आकलन कर रहे हैं हम, टेस्ट ले रहे हैं। फीडबैक के लिए लेंगे, ये बात सही है कि फीडबैक के लिए टीचर को भी समझ में आए, उसकी पेडागोजी में, उसके मेथड्स में चेंज करने की कहाँ जरूरत है, बच्चे कैसे सीख रहे हैं, कैसे सिखाया जा सकता है, इसलिए होता है एक पर्पसफुल असेसमेंट। सिर्फ लास्ट में होगा जी नहीं, कंपैरेटिव तो नहीं होना चाहिए। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर, क्योंकि आगे बढ़ना इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए एक बार, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD स्टूडेंट्स जनरली डिस्प्ले कॉग्निटिव डिलेज एंड हैव डिफिकल्टीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, यानी ADHD वाले बच्चे कुछ हद तक संज्ञानात्मक डिलेज या देरी प्रदर्शित करेंगे, मतलब मेंटली जितने बाकी बच्चे तेजी सीखेंगे इनको थोड़ी समस्या हो सकती है उसके मुकाबले। किस एरिया में कॉग्निटिव डिलेज या डिफिकल्टी महसूस करेंगे? अटेंशन, हाँ अटेंशन में तो कमी होती है। अटेंशन डेफिसिट का मतलब है अटेंशन में कमी है, बच्चा एक जगह पे टिक करके अटेंटिवली नहीं बैठ पाता, उछलता कूदता रहेगा।
मेंटल रिटार्डेशन होता है ये नहीं कह सकते। एडीएचडी का मतलब ये नहीं कि बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, उसका इंटेलिजेंस जीरो है, अब सीख नहीं सकता है, बहुत कम बुद्धि है, ऐसा नहीं है ना। ऑटिज्म में ऐसा होता है ना, उसमें भी बुद्धि ठीक है। इंपल्स कंट्रोल नहीं होता बच्चे से, वो जो हाइपर एक्टिव है कंट्रोल नहीं हो रहा, 1 मिनट में यहाँ 1 मिनट में वहां, 2 मिनट ये देखा 3 मिनट यहाँ देखा। और आजकल तो इंटरनेट मतलब बहुत बड़ा कारण बन रहा है इस चीज में, स्पेशली जो छोटे छोटे वीडियोस आप देखते हैं कि इससे अटेंशन स्पैन आपका बहुत ज्यादा कम होगा, है ना। आपको आदत ही नहीं है कि आप 1 घंटे का कोई क्लास देख सकें, कोई पॉडकास्ट देख सकें, कोई यूनिवर्सिटी का लेक्चर देख सकें, है ना। आपको लगता है कि यार इधर से उधर बस 30-30 सेकंड में खत्म होती जाए चीजें, है ना, कोई कच्चा बादाम गा के निकल जाए और मजा आ जाए, ठीक। तो इससे क्या होगा, एडीएचडी बढ़ रही है, मतलब एडीएचडी की जो परेशानी है इससे बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अटेंशन में डेफिसिट होगा, आपका अटेंशन रुकेगा नहीं, इंपल्स आएगी अंदर से, आवेग आएगा कि भाई चेंज करो, बहुत हो गया। तो ए एंड सी ओनली, है ना, बी नहीं होगा, मानसिक मंदता या मेंटल रिटार्डेशन इसमें नहीं आएगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।